मित्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक सर्वे जिसका शीर्षक है कायस्थ जाति राजनैतिक हाशिए पर क्यों, एक गहन विश्लेषण। कायस्थ एक ऐसी जाति है जो वर्ण व्यवस्था से इतर अपने काम, भाषा, हुनर एवं सहिष्णुता और प्रगतिशीलता के आधार पर अस्तित्व में आई थी तथा जल्द ही उसने एक लेखक, गणक, करपाल, द्रगपाल एवं दंडाधिकारी के रूप में अपने आप को स्थापित कर दिया। यदि कायस्थों के आदि पुरुष भगवान चित्रगुप्त जी महाराज के आविर्भाव की बात करें तो कमोवेश वह भी इसलिए ही प्रकट हुए थे क्योंकि उन्हें अपने हुनर, काम एवं भाषाई आधार पर पाप पुण्य का लेखा जोखा रखकर दंडाधिकारी की भूमिका का निर्वाह करना था। उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए कायस्थ उपजाति ने भी उत्तर वैदिक काल आते आते मजबूत होती राजतंत्री व्यवस्था में, जात में, आर्थिक प्रशासनिक मामलों में अपनी दखल देते हुए उसका लेखा जोखा रखना प्रारंभ कर दिया तथा मौर्य काल आते आते प्रमुख लेखक एवं गणक बन मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में अपना योगदान देना प्रारंभ कर दिया। कायस्थों का ऐतिहासिक उल्लेख सबसे पहले याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है, जब उन्हें प्रथम कायस्थ नामक पद पर सुशोभित कर गुप्त काल के कामकाज निपटाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। यह पद उस समय के सबसे महत्वपूर्ण 5 पदों में से एक था। इसके उपरांत 625 ईस्वी में कारकोटक नागवंश की स्थापना कर कायस्थ कश्मीर का शासक बन बैठा तथा लगभग 275 वर्षों तक निरंतर कश्मीर तथा अन्य राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर शासनिक प्रशासनिक सूझबूझ का परचम लहराते हुए कायस्थों का झंडा बुलंद करते हुए समकालीन ग्रंथकार, जिसमें कल्हड़ भी शामिल हैं, को मजबूर कर दिया कि वह रासतरंगिणी जैसी ऐतिहासिक ग्रंथ में कायस्थों की वंशावली का उल्लेख कर सके। कमोवेश यह स्थिति मध्यकाल तक जारी रही तथा टोडरमल ने नई भूमि पैमाइश व्यवस्था एवं राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था को जन्म देकर अकबर के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, जिसका प्रमाण अबुल फजल की आईने अकबरी में मिलता है। अंग्रेजी शासनकाल में भी यही स्थिति जारी रही तथा अंग्रेज शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का अंग बनकर राजकाज में प्रत्यक्ष तौर पर हिस्सेदारी करता रहा। कायस्थ स्वतंत्रता के उपरांत लोकतंत्र के प्रादुर्भाव के कारण जातिगत, संगठनात्मक, संरचनात्मक, ढांचागत व्यवस्था में कई मूलभूत अंतर आए तथा जातगत राजनीति के उदय के उपरांत कायस्थों की स्थिति में अंतर आना प्रारंभ हो गया तथा वर्तमान स्थिति आते आते कायस्थ जाति सामाजिक राजनैतिक उपेक्षा का शिकार होकर हाशिए पर पहुंच गई। सरकारी अनुमानित आंकड़ों के अनुसार 15 जनवरी 2021 तक उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 23.50 करोड़ थी, जो कि 2011 के मुकाबले 70% से भी अधिक 10 की वृद्धि के उच्चतम शिखर को पार कर 3.55 करोड़ नए लोगों को अपने अंदर
सन्निहित कर चुकी है। चूंकि कायस्थ जाति को सरकारी आंकड़े कुल जनसंख्या का 3% मानते हैं, इस नाते भी कायस्थों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 70.50 लाख के बिंदु को पार कर चुकी है तथा सूबे के 67.68% साक्षर लोगों में इसकी भागीदारी 100% है। किंतु फिर भी यह वर्ग राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक उपेक्षा का शिकार होकर राजनैतिक हाशिए पर पहुंचकर शासन प्रशासन से दूर होता चला जा रहा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 20% अगड़ा प्रदेश में निवास करता है, जिसमें ब्राह्मण 10%, क्षत्रिय 7.5% तथा कायस्थ एवं वैश्य लगभग 3% हैं। इसके अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग लगभग 40% एवं दलित 21.50% तथा मुसलमान लगभग 18% सूबे में निवास करते हैं तथा अपनी जनसंख्या के अनुपात में कायस्थों को छोड़कर शेष जातियां राजनैतिक सशक्त व सूबे के विधानसभा की 402 सीटों पर तथा लोकसभा की 80 सीटों पर अपना प्रतिनिधित्व करती हैं। यहाँ तक कि पिछड़ा वर्ग की कुर्मी, लोधी, राजपूत एवं राजभर एवं अगड़ा वर्ग की भूमियार आदि जातियां दबाव की आक्रामक राजनीति का सहारा लेकर अपने जनसंख्या के अनुपात में आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करती हैं, जबकि कायस्थ जाति के जनसंख्या के अनुपात में उसे प्रदेश विधानसभा की 402 सीटों में से 12 सीटें तथा 80 लोकसभा सीटों में से 2 सीटों पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है तथा वर्तमान में सिर्फ 4 कायस्थ विधायक, जिसमें एक मंत्री भी हैं, विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि लोकसभा एवं राज्यसभा में कायस्थ जाति का प्रतिनिधित्व शून्य है। यदि हम विगत चुनाव के चारों मुख्य राजनीतिक दलों की कुल 10 सीटों का अध्ययन करें, जिसमें सभी प्रत्याशी अगड़ी जात से थे, तो हम पाते हैं कि इनमें से सिर्फ लखनऊ पूर्व व पयागपुर में ही कांग्रेस ने कायस्थ प्रत्याशियों पर भरोसा जताकर उन्हें टिकट दिया था। से किसी दल ने अगड़ी जात की इन सीटों पर भी कायस्थ को उतारने की हिमाकत नहीं की। इसी प्रकार कायस्थ बाहुल विधानसभा की सीटें क्रमशः इलाहाबाद उत्तरी, इलाहाबाद पश्चिमी, इलाहाबाद दक्षिणी, लखनऊ उत्तरी, लखनऊ सेंट्रल, लखनऊ कैंट, बक्सी का तालाब, लखनऊ पूर्व तथा लखनऊ पश्चिमी एवं बरेली शहर, बरेली कैंट तथा कल्याणपुर, गोविंदपुर, किदवई नगर, कानपुर छावनी और आर नगर, वाराणसी उत्तरी, बनारसी कैंट, वाराणसी दक्षिणी, जहां कायस्थ बाहुल होते हुए भी कोई राजनीतिक दल कायस्थ प्रत्याशी नहीं उतारती है, वहीं ज्ञानपुर, भदोही, गाजियाबाद, रायबरेली, आगरा उत्तरी, आगरा दक्षिणी, झांसी नगर, सीतापुर, गोरखपुर नगर, फतेहपुर, एटा, अयोध्या, मथुरा, इटावा, प्रयागपुर, शाहजहांपुर, बलिया नगर, रामपुर, आजमगढ़, नोएडा, बलरामपुर, गोंडा, मिर्जापुर आदि में भी कायस्थ मतदाताओं की संख्या इतनी है कि वह चुनाव प्रभावित कर किसी भी प्रत्याशी के भाग्य का फैसला कर किसी भी प्रत्याशी की जीत और हार की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। इसके बावजूद विभिन्न राजनीतिक दलों का कायस्थ प्रत्याशियों पर भरोसा न जताने का मुख्य कारण मेरी दृष्टि में निम्नलिखित है। नंबर 1, कायस्थ जाति की वर्तमान आर्थिक सामाजिक परिस्थिति सामान्य है तथा रोजी रोटी के संकट ने उसे राजनीतिक
उदासीन बना दिया है। परिणाम स्वरूप वह राजनैतिक विलुप्ति के कगार पे खड़ा है। नंबर 2, कायस्थ जाति की आर्थिक स्थिति विपन्न होने के कारण नौकरी पेशा जाति के रूप में ख्याति लब्ध है तथा वह बाहुबली प्रभावी जाति के रूप में स्थान बना पाने में नाकाम साबित होने के कारण दबाव की राजनीति में असफल सिद्ध हुई है। नंबर 3, कायस्थ जाति के लोग अपने बाल बच्चों का भविष्य सरकारी प्रतिष्ठित नौकरियों में तलाशते हैं ताकि राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित करने में राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित करने में। नंबर 4, कायस्थों में राजनैतिक संगठनात्मक शक्ति का अभाव है तथा वह व्यक्तिवाद से प्रेरित होकर अपना आचरण नियंत्रित करते हैं, ना कि समाजवाद से प्रेरित होकर अपनी संगठनात्मक शक्ति को ही सुदृढ़ करते हैं। नंबर 5, कायस्थों में संगठनात्मक शक्ति के अभाव के कारण वह संख्या बल की राजनीति में पिछड़कर प्रतिद्वंदिता से बाहर हो जाते हैं। नंबर 6, वर्तमान में राजनैतिक संख्या बल की राजनीति हमारी प्रबंधकीय क्षमता पर निर्भर करती है, जहां अन्य राजनैतिक व्यक्ति अपने जुलूस एवं रैलियों का प्रबंधन आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने पर आसानी से कर दूर दराज व अन्य बिरादरी की भीड़ को बुलाकर उनका सिर गिनाकर दबाव बनाकर टिकट प्राप्त कर लेते हैं। वहीं कायस्थ राजनैतिक व्यक्ति भीड़ के इस मनोविज्ञान पर खरा नहीं उतर पा रहा है। नंबर 7, कायस्थों में जादुई एवं आकर्षक नेतृत्व का अभाव है। जयप्रकाश नारायण जैसी शख्सियत का वर्तमान में न होना कायस्थ मतदाताओं में आरुचि उत्पन्न कर रहा है तथा वह राजनैतिक उदासीनता का शिकार हो रहा है। नंबर 8, विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा कायस्थ प्रत्याशियों को टिकट न देने पर अधिकांश कायस्थ मतदाता चुनाव में उदासीन हो मतदान नहीं करते हैं, जिसका खामियाजा कायस्थ की पूरी बिरादरी को उठाना पड़ता है तथा विभिन्न राजनीतिक दल उन्हें चुनाव में नहीं उतारते हैं। नंबर 9, कायस्थ एक नौकरी पेशा जाति है तथा प्रत्येक चुनाव में वह चुनाव ड्यूटी करती है, जिस कारण वह तथा उसका परिवार मतदान करने से महरूम हो जाता है तथा उनकी राजनैतिक शक्ति छीण हो जाती है। नंबर 10, कायस्थों को एक राजनीतिक दल के बंधुआ के रूप में प्रचारित किया जाता रहा है, जिसके कारण वह इस दल द्वारा प्रत्याशी के तौर पर टिकट न देने पर अन्य जाति के लोग तथा अन्य राजनीतिक दल कायस्थ प्रत्याशी को टिकट नहीं देते हैं, जिसके कारण वह चुनाव प्रक्रिया से बाहर हो जाता है। चंद कायस्थ नेता व चंद कायस्थ संगठन अपनी अपनी डपली अपना अपना राग अलापते रहते हैं, जिसके कारण कायस्थ संगठनात्मक शक्ति छीड़ होती जा रही है, जबकि प्रत्येक नेता व उसका संगठन कायस्थ प्रभुत्व स्थापित करने का दावा करते हुए आम कायस्थों को दिग्भ्रमित कर वर्गला कर अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, जिसके कारण कायस्थ विभिन्न धड़ों व समूहों में बंटकर खुद ब खुद अपनी शक्ति कम कर रहा है। अगर कायस्थों को राजनीतिक शक्ति अर्जित करनी है तो सबसे पहले उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर एक जादुई नेतृत्व उत्पन्न कर वह प्रबंधकीय क्षमता विकसित करनी होगी, जिससे वह भीड़ के मनोविज्ञान पर खरा उतरकर अपनी संख्या बल के माध्यम से दबाव बनाकर राजनैतिक सशक्त हो सके। आपने मेरे इस कार्यक्रम को देखा सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, शुभ रात्रि।